हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का एक नया टॉपिक नया वीडियो में। और इसी वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं यह आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा और एकदम मजबूती के साथ चल रहा होगा। और उसी मजबूती को और आगे निरंतर बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों के लेकर आया हूं एक नया वीडियो। और एक नया वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो कि हर वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है भाई। और इसके बारे में हम अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं, उपयोग नहीं भी करते हैं तो हमने इसको अपने आंखों से ही देखा है। और वो देखे हैं भाई कि लोहा जो होता है उस पर जंग कैसे लगता है कि नहीं। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा विद्युत रसायन के अंतर्गत। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हो पिछला वीडियो को तो आराम से जाइए, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूर्ण तरीके से क्रम बाय क्रम हर एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जा करके अच्छे से देखिए और अपने पढ़ाई को लगातार निरंतर अच्छे कंडीशन में बनाए रखिए। तो चलिए चालू करते हैं आज का हमारा एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो। और नया टॉपिक का नाम है क्या, तो संक्षारण तथा संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, तथा उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण से बचाव। कहने का मतलब संक्षारण का परिभाषा पढ़ेंगे, संक्षारण का कुछ क्रिया विधि पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो संक्षारण अर्थात जंग एक शब्द होता है वह लगता कैसे है, साथ ही साथ कि जो संक्षारण अर्थात जो जंग लगता है उसको क्या क्या प्रभावित करता है, कि किसके कारण वो जल्दी लगता है, किसके कारण वो लेट में लगता है जंग। और एक होता है भाई संक्षारण से बचाव, कि कोई भी एक पदार्थ है सामान है हम उसको संक्षारण से कैसे बचा पाएंगे। तो इसी के बारे में आज का हमारा पूर्ण वीडियो रहेगा। और इस वीडियो को, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को बना रहना पड़ेगा वीडियो के अंत तक। और जो अंत तक बनेंगे वो आराम से एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे भाई, क्योंकि आप सभी को पता है एकदम से सरल टॉपिक में मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कराता हूं। तो देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का हमारा इस वीडियो को। तो जैसे कि आप लोगों के सामने में लिखा है भाई एक संक्षारण, क्या लिखा है भाई, संक्षारण। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ टाइम के बाद मैं ये प्रभावित करने वाला कारक संक्षारण इसको मिटाऊंगा, मिटाने के बाद फिर वीडियो को फिर कंटिन्यू चलाते चलाते फिर इसको अलग से लिखते जाऊंगा, है कि नहीं, क्योंकि जगह का अभाव होगा भाई। देखो संक्षारण, तो आप लोगों को पता है जैसे कि कोई हमारा लोहा होता है, लोहा अर्थात घर में अधिकांश यूज होता है, पक्का मकान में छड़िया होता है कि नहीं, हम लेकर लाते हैं, कुछ दूसरा कलर में होता है या फिर वहीं पर जहां पर लेते हैं वहां पर उसका कलर शुरू में अगर नया रहता है तो कुछ दूसरा होता है, कुछ टाइम बाद उसमें हल्का सा काला कालापन आ जाता है, आता है कि नहीं। कालापन नहीं बोलेंगे भाई, उसको ब्राउन बोल सकते हैं, भूरा भूरापना, है कि नहीं। तो कहने का मतलब हम क्या बोलेंगे भाई, इसका अगर हम परिभाषा ध्यान देंगे तो कि जो लोहे वगैरह होते हैं वो कहां पर होते हैं, तो प्रकृति के संपर्क में होते हैं, है ना भाई। और संपर्क में होते हैं तो उसके ऊपर पानी वगैरह पड़ता रहता है, पानी पड़ने के साथ साथ कुछ कुछ नमी पाता रहता है। तो नमी पाने के साथ साथ उसका जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी परत कहने का मतलब मान लेते हैं एक प्रकार से छड़िया है, तो छड़िया का ये जो ऊपर वाला लेयर होता है भाई, है कि नहीं, ये ऊपर वाला जो लेयर होता है वो क्या रहता है भाई, एक मोटा परत जमा लेता है। और एक टाइम ऐसे आता है कि यही परत क्या होता है भाई, धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है। तो कहने का मतलब संक्षारण का भी मतलब वही छा भाई, क्या बोलेंगे, किसकी इसकी उपस्थिति, नमी, नमी लिखा गया, सॉरी बच्चों, नमी, और वायु भी बोल सकते हैं, वायु से ही नमी आएगा, और H2O अर्थात जल, ठीक। ये सब की उपस्थिति के कारण जो क्षण का जो ऊपरी सतह होता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है भाई, नष्ट होने लग जाता है। और नष्ट जैसे होता है तो ऊपरी लेयर धीरे समाप्त होने लग जाएगा, समाप्त होगा तो एक टाइम ऐसे आता है कि जो इतना मोटा हम जो बनाए हैं वो एकदम से नॉर्मल हो जाएगा, पतला हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो उसी को बोला गया है भाई संक्षारण, ठीक। तो अगर हम परिभाषा बोलेंगे क्या हो जाएगा भाई, कि प्रकृति के संपर्क में रहने से कोई धातु के ऊपरी सतह का धीरे धीरे क्या हो जाना भाई, नष्ट हो जाना, या फिर प्रकृति बोल सकते हैं, या फिर नमी, या फिर जल, या फिर वायु, ये सब बोल सकते हैं, नष्ट हो जाना। तो जैसे हम इसका अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे क्या हो जाएगा भाई, इसको नहीं मिटा रहा हूं मैं ना, इधर ही लिख रहा हूं मैं, देखो संक्षारण का पहले क्या लिख रहा हूं भाई, मैं परिभाषा लिख रहा हूं। क्या बोलेंगे भाई, वायु,
नमी भी लिख सकते हैं तथा जल की उपस्थिति में ठीक धातु का ऊपरी सतह धीरे धीरे नहीं बोलेंगे भाई, ऊपरी सतह का नष्ट हो जाना। ऊपरी सतह का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है भाई? संक्षारण कहलाता है। ये जैसे कि हमने बोला कोई एक धातु है, जैसे कि हम लोहे ही ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है भाई? नमी के संपर्क, जल के संपर्क में इसके ऊपरी सतह क्या होता है भाई? नष्ट हो जाता है। और यही क्या कहलाता है? हमारा संक्षारण कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? तो संक्षारण कहलाता है। तो जो संक्षारण जो होता है उसका कुछ क्रिया विधि होता है भाई। ये जो संक्षारण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है कि नहीं? देखो मैं इसको मिटा रहा हूं अब भाई। तो संक्षारण की जो प्रक्रिया वो कैसे होता है इसको समझने के लिए देखो एक छोटा सा चित्र का उपयोग लेते हैं। ठीक, आप सबको पता है कैथोड एनोड एक शब्द है, हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा भाई। हम उल्टा पुल्टा चित्र का यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल छोटा सा एक बेसिक चित्र का यूज करेंगे। ठीक, ऐसे इस प्रकार से इसको मंदिर का डिजाइन दे दो। ये ठीक, मान लेते हैं इसका कोई दो हिस्सा है। एक हम लोग ले लेंगे भाई, ये वाले हिस्से को बोल देंगे भाई शुद्ध लोहा। ठीक, और ये वाले हिस्सों को बोलेंगे भाई अशुद्ध लोहा। और जो हमारा शुद्ध लोहा होगा इसको हम लोग ले लेंगे भाई एनोड। अब इसको अशुद्ध को बोल देंगे भाई हम लोग कैथोड। ये इतना तो समझ में आ ही गया होगा। क्या बोला हमने? एक चित्र बनाया जिसमें दो खंड लिए, एक खंड को लिए भाई शुद्ध लोहा, दूसरे खंड को लिए हैं अशुद्ध लोहा। तो देखो शुद्ध लोहा को हम लोगों ने बोला एनोड और अशुद्ध लोहा को हम लोगों ने बोला कैथोड। ठीक, तो जो हमारी क्रिया विधि होती है यहीं से प्रारंभ हो जाती है भाई। तो क्रिया विधि सर्वप्रथम पहले हम इसको समझ लेते हैं, समझने के बाद फिर हम उसको लिखेंगे भी। देखो जैसे कि शुद्ध लोहा जो होता है वह क्या हो जाता है भाई? ऑक्सीकृत हो जाता है। हम सबको पता है एनोड में क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण होता है। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक उस दिन बताया था, और अगर याद नहीं है तो पुनः बता देता हूं। जैसे कि हमारा हो गया लोन कोई शब्द होता है, तो जो ए एन अंतिम में जो दो अक्षर है उससे आप लोग याद रख लो भाई एनोड। ठीक, और एन के जस्ट पहले आपको दिखाई दे रहा है भाई ओ, तो ओ से याद रख लो भाई ऑक्सीडेशन। तो हमने बोला था एनोड पर क्या होता है भाई? तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोल देते हैं भाई ऑक्सीकरण। ठीक, तो सेम टू सेम यहां पर भी वैसी हो जाएगा भाई। क्या होगा भाई? देखो इसको पुनः बता देता हूं। जैसे लोन है, लोन में ए एन को आप लोग ले लेंगे, ए एन से याद रखेंगे एनोड, और ए एन के पहले आपको दिखाई दिया ओ, तो एनोड पर क्या होता है? ओ अर्थात ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड में क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे इसको याद रखेंगे। ठीक, तो पुनः यहां पर होगा भाई क्या कि हमने बोला कि शुद्ध लोहा का क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण जैसे ही होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया भाई एनोड के ऊपर क्रिया। सेकेंड में क्या होता है भाई? कैथोड। जब यह एनोड पर क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कैथोड पर क्या हो जाएगा भाई? अपचयन हो जाएगा। तो जो अशुद्ध लोहा होता है यह H2O तथा जल के साथ अभिक्रिया करके, सॉरी H2O तथा O2 के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है भाई? अपने आप को अपचयित कर लेता है। ठीक, और जैसे ही अपचयित करता है तो अपचयित करने के पश्चात इसमें का Fe
टू प्लस और ये अपचयित होकर के OH माइनस का निर्माण करेगा और ये दोनों आपस में क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है भाई। ठीक, और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वह जल के साथ O2 के साथ अभिक्रिया करके मेन हमारे जंग का निर्माण कर लेता है, जिसका सूत्र क्या बन जाएगा भाई, Fe2O3XH2O। इसको किस नाम से जानते हैं भाई, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और आप सबको पता होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही बोला जाता है जंग या फिर संक्षारण। ठीक, तो ये एक प्रक्रिया होती है भाई, जैसे कि हमने क्या बोला, इसमें दो हम लोग हिस्सा लेते हैं, एक लेते हैं शुद्ध लोहा, दूसरा लेंगे भाई अशुद्ध लोहा। ठीक, जिस पर जो एनोड होता है वह ऑक्सीकृत होकर के Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। सेकेंड में बोले हम लोगों ने कैथोड H2O तथा O2 के साथ आपस में क्रिया करके अपचयित होकर के हाइड्रोक्साइड या फिर OH माइनस आयन का निर्माण करता है। और जो Fe2+ तथा OH आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करता है, तो FeOH2 का निर्माण करता है। और जो FeOH2 जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है भाई, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। और यही क्या होता है भाई, जंग लगने का क्रिया विधि होता है। ठीक, तो अगर हम ध्यान देंगे, देखो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई। अगर ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोग नहीं लिखे लिख सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो भाई, जैसे कि हमने क्या बोला कि क्रियाविधि में हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कि ये जो हमारा स्टार्टिंग कहां से करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे कि इसमें एक हमने क्या लिया भाई, शुद्ध लोहा लिया, ब्रैकेट में लिख लेंगे भाई एनोड, ठीक, और क्या लिया, तथा दूसरा क्या लिया हम लोगों ने भाई, अशुद्ध लोहा लिया, अशुद्ध लोहा, जिसको हम लोगों ने क्या बोला भाई प्यार से, कैथोड, है कि नहीं, क्या होता है, तो कैथोड होता है। ये जिसके आगे हम लोगों ने क्या बोला कि जो हमारा शुद्ध लोहा अर्थात जो एनोड होता है वह ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, जिसमें जो शुद्ध लोहा क्या होकर के ऑक्सीकृत या फिर ऑक्सीकरण होकर के Fe2+ बनाता है भाई। इतना बन जाएगा। उसके बाद यहां पर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, एनोड में कैसे करेंगे भाई, जैसे हमने बोला Fe जो शुद्ध लोहा होता है वह Fe2+ का निर्माण कर लेता है भाई। यही हमने बोला कि नहीं, थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं समझ में भाई, बताओ। उसके बाद फिर हमने क्या बोला कि जो अशुद्ध लोहा होता है उसमें क्या होता है, अर्थात जो कैथोड होता है अशुद्ध लोहा, नीचे से लिखेंगे भाई, आप लोग पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हो या फिर नहीं लिखते हो तो साइड लाइन से लिख लेना। अशुद्ध लोहा H2O तथा O2 आपस में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, आपस में अपचयित हो जाते हैं तथा इसका निर्माण करते हैं, हमने बताया भाई OH माइनस आयन का निर्माण करते हैं। ठीक, यहां पर का आ जाएगा भाई, का को मैं लिख रहा हूं ऊपर में, का निर्माण करते हैं।
ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा कैथोड होगा, तो कैथोड में हम क्या रिएक्शन लिखेंगे भाई, H2O लिखेंगे प्लस OH सॉरी O2 लिखेंगे। तो फिर ये किसका निर्माण करेगा भाई, साथ ही साथ यहाँ पर लिखेंगे भाई 4 हम लोग इलेक्ट्रॉन, तो उसके आगे फिर हम लोग लिखेंगे भाई क्या, 4OH माइनस, तो यहाँ पर सामने में 2 डाल देंगे भाई, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यह जाता है भाई हमारा क्या चीज का निर्माण होता है, OH माइनस आयन का निर्माण हो जाता है। क्या बोला हम लोगों ने, देखो शुरू से कि जो एनोड अर्थात जो शुद्ध लोहा होता है वो क्या होता है भाई, ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत हो जाने के पश्चात वो किस में परिवर्तित हो जाता है भाई, Fe2+ आयन बना लेता है। ठीक, उसके बाद फिर ये वाला रिएक्शन, और जो अशुद्ध लोहा होता है वो H तथा O2 आपस में अपचयित हो जाते हैं तथा OH माइनस आयन का निर्माण कर लेते हैं भाई, जिससे क्या निर्माण होता है ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे जो प्राप्त जो Fe2+ तथा OH माइनस जो होते हैं आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं भाई, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसके आगे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, प्राप्त क्या भाई, Fe2+ तथा कौन भाई, OH माइनस क्या हो जाते हैं भाई, आपस में क्रिया करके आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं भाई, FeOH2 बना लेते हैं। ठीक, अब देखो कैसे बना रहे हैं भाई, हमने बोला ये Fe2++ OH माइनस किसका निर्माण करेंगे भाई, देखो यहाँ पर कुछ मात्रा में बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 4 रख लेंगे और यहाँ पर ये 2 रख लेंगे। तो फिर आगे जैसे ही बढ़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर Fe और ये OH2 आया समझ में। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या बन गया भाई, हमारा FeOH2 बना लेते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या बोला था उतना टाइम की, जो FeOH2 जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं भाई, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। तो हम क्या बोले थे भाई उतना टाइम कि जो हमारा FeOH2 जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, यही बोले थे कि नहीं। तो आगे फिर क्या बोलेंगे भाई, जो प्राप्त क्या प्राप्त किए हैं भाई हम लोग, प्राप्त FeOH2 प्रकृति के किससे क्रिया करके भाई, O2 से क्रिया करके O2 से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं भाई, तो एक प्रकार से जंग का निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये अब देखो इसका रिएक्शन कैसे हो जाएगा भाई, नीचे में दिखाई देगा कि नहीं, नहीं देगा, देखते हैं है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई, यह नीचे में ये FeOH2 प्लस क्या हो जाएगा भाई, O2 को लेना है भाई 1/2 के रूप में, सामने में लिखना है हम लोग को भाई 2, और आपस में यह क्रिया करके क्या बना लेगा भाई, बड़ा वाला ब्रैकेट लिख लेना, फिर लिख लेना Fe2, फिर ये O3 यहां पर लिख लेना, एक से मतलब कुछ भी संख्या हो सकता है भाई, है कि नहीं। फिर क्या लिख लेना भाई, H2O, ये ठीक। और इसका क्या नाम है भाई, तो इसका नाम है भाई हाइड्रेटेड, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड।
ये किसका नाम है भाई? तो यही हमारा जंग लगने का नाम है। ठीक, तो क्या बन जाता है भाई? FeOH2 और O2 आपस में क्रिया करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, और यही क्या होता है भाई? जंग लगना होता है। लिख देते हैं, इसके जस्ट नीचे में क्या लिखेंगे भाई? अंतः लोहे पर जंग लग जाता है भाई। क्या हो जाएगा भाई? अंत में लोहे पर जंग लग जाएगा, है कि नहीं? तो आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया गया होगा भाई। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, मैं हट दिया हूं। 1 2 3। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई? संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पुनः मैं समझा देता हूं भाई। देखो, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे? शुरू में एक छोटा सा चित्र बनाएंगे। चित्र में शुद्ध लोहा, अशुद्ध लोहा का हम लोग क्या करेंगे भाई? छोटा सा निर्माण करेंगे। अशुद्ध लोहा को हम लोग ले लेंगे भाई एनोड, अशुद्ध लोहा को हम लोग ले लेंगे भाई कैथोड। शुद्ध लोहा का क्या होता है भाई? ऑक्सीकृत हो जाता है या फिर ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होकर के Fe2+ में बना लेता है, जो कि इस प्रकार से उसका रिएक्शन हो जाएगा भाई। उसके बाद फिर अशुद्ध लोहा फिर क्या हो जाता है भाई? H2O तथा O2 के साथ आपस में क्रिया करके अपचयित हो जाते हैं, और अपचयित हो जाने के पश्चात किसका निर्माण कर लेते हैं भाई? OH- आयन का निर्माण कर लेते हैं, और OH- आयन का निर्माण करने के पश्चात फिर ये वाला हो जाता है उसका रिएक्शन। तथा फिर अंत में प्राप्त जो Fe2+ होते हैं और OH जो माइनस आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं भाई? फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, और उसका रिएक्शन ये हो जाता है। और जो प्राप्त फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है प्रकृति के O2 के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं भाई? तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, और यही क्या होता है भाई? अंत में लोहे पर जंग लग जाता है। तो ये हो गया भाई हमारा क्या चीज? तो संक्षारण तथा संक्षारण की क्रिया विधि। अब हम लोग देखेंगे भाई संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कौन कौन संक्षारण को प्रभावित करता है भाई। तो उसे देखने से पहले हम इसको पहले मिटा देते हैं भाई। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिया, पुनः मौका दे रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे तरीके से ले लीजिए, नोट्स भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। तो अभी मैं क्रिया विधि और इसका परिभाषा को मिटा रहा हूं, और बात आता है चित्र। तो सर हम लोग चित्र किसका बनाएंगे? तो केवल इतना चित्र बना लेना। उसके बाद फिर इसमें लिख लेना भाई Fe2+ प्लस OH माइनस। उसके बाद फिर आगे ऐसे रिएक्शन करके लिख लेना इसमें भाई FeOH होल ट्वाइस 2। इतना लिखोगे तो भी ये बन जाएगा। सेकेंड में लिख लेना भाई Fe और अपना ये OH2 प्लस O2, और आगे रिएक्शन करके इसमें आप लोग लिख लेंगे भाई Fe2O3XH2O। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद फिर ये हमारा आ जाता है भाई कंप्लीट चित्र भी। ठीक, और ये नीचे वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये नीचे वाले का काम है ही नहीं, केवल ये कैथोड और ये एनोड का कार्य होता है भाई। उसके बाद फिर ये ऊपर में हल्का सा कुछ और एक आध दो ऐसे लेयर बना लेना। क्यों? क्योंकि ये ऊपरी सतह पर क्या लगता है सबको पता है, तो जंग लगता है भाई। ठीक, उसके बाद फिर मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है भाई? तो इसी में इसको प्रभावित करने वाले कारक। ये देखो, केवल इतना में ही हो जाएगा भाई। हम नीचे को मैं बाद में मिटा लूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे भी हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, मेरे को पता है। देखो भाई, प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक में पहला क्या होता है भाई? प्रकृति। प्रकृति कहने का मतलब क्या? हमारा प्रकृति कैसा है? वो नमी वाला है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं वायुमंडल भी बोल सकते हैं। अगर वायुमंडल अगर हमारा क्या है भाई? अगर नमी है तो फिर उसमें जंग बहुत जल्दी लगेगा। सबको पता है अगर पानी वगैरह ज्यादा गिर रहा है तभी नमी रहेगा, धूप करेगा तो नमी रहेगा नहीं। अगर पानी वगैरह ज्यादा मात्रा में अगर गिर रहा है कहने मतलब अगर वर्षा ज्यादा मात्रा में हो रहा है तब वहां पर नमी ज्यादा रहेगा, और नमी ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई? संक्षारण भी अत्यधिक मात्रा में लगेगा। होगा कि नहीं बताओ? है कि नहीं? उसी प्रकार से सेकंड क्या होता है भाई? पदार्थ की विकृति। देखो भाई, विकृति का शाब्दिक अर्थ हो जाता है भाई पदार्थ का जो ऊपरी सतह है वो चिकना है कि खुरदुरा है, कि जो पदार्थ है वो
उल्टा पुल्टा आपस में मुड़ा हुआ है। कहने मतलब मुड़ा हुआ है, जैसे सीधा होना है उसका ऐसे मुड़ जाना। जैसे कि सबको पता है कि अगर जैसे सीधा है तो अगर चीकना है तो कम उसके ऊपर क्या रहेगा भाई, जंग लगेगा। जैसे कि अगर कोई पदार्थ अगर मुड़ा हुआ है ऐसे, सबको पता है यहाँ पास उसका क्या हो जाएगा भाई, तनाव ज्यादा हो जाएगा। तो तनाव ज्यादा होगा तो यहाँ पर संक्षारण क्या हो जाएगा भाई, संक्षारण की दर बढ़ जाएगा भाई। बढ़ेगा कि नहीं, दर अर्थात हो जाता है मात्रा। ठीक, तो कहने मतलब पदार्थ की हमारा विकृति भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है प्रभावित करने के लिए। अगर हमारा पदार्थ सीधा लंबा है या फिर उसका ऊपरी सतह चिकना या खुरदुरा है तो संक्षारण लगेगा, नहीं लगेगा ये नहीं बोल रहा हूं भाई, लगेगा। लेकिन अगर पदार्थ हमारा मुड़ा हुआ है तब उसकी अपेक्षा कम, लेकिन पदार्थ जो मुड़ा हुआ है उसमें ज्यादा मात्रा में क्या लगेगा भाई, संक्षारण लगेगा, है कि नहीं। तो केवल इसमें दो, इसमें भी याद रखो। उसके बाद फिर सेकेंड आ जाता है भाई बचाव। ठीक, तो बचाव में क्या करेंगे भाई, कोई अगर हमारा पदार्थ है तो पदार्थ की सतह पर क्या कर देते हैं भाई, हम लोग पेंट कर देते हैं भाई। ठीक, तो पदार्थ की सतह पर क्या कर देंगे भाई, हम लोग पेंट लगा देंगे। कोई भी कलर प्राइमर वगैरह आता है उसके ऊपर अगर हम पदार्थ के ऊपर आप लोग लगाते हैं घर में, जैसे अगर लोहे का अगर दरवाजा है, अगर लोहे का दरवाजा फिर खिड़की होगा तो उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, तो क्या उस पर जंग लगता है, क्या नहीं लगता है। तो कहने मतलब हम लोग उसको लोहे पदार्थ को जंग से कैसे बचा सकते हैं, तो पदार्थ के सतह पर पेंट लगा करके। सेकेंड हम लोग इसी में बोल सकते हैं भाई पदार्थ पर क्या लगा करके, ग्रीस लगा करके। ठीक, तो ग्रीस और पेंट ये सब क्या होता है भाई, उसके सतह पर ऑटोमेटिक हम लोग लगा देते हैं। तो लगाएंगे क्या भाई, जो नमी होगा वो उसके अंदर में नहीं पहुंच पाएगा, और जब नमी अंदर नहीं पहुंच पाएगा तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, जंग से हमारा जो पदार्थ हो जाएगा वो बच जाएगा। तो यही हम लोग बचाव ही पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा हो जाता है भाई दो ठो इसका बचाव, और दो इसका हो जाता है भाई प्रकृति तथा पदार्थ की विकृति। प्रकृति में क्या हमने बोला कि अगर प्रकृति अर्थात अगर ज्यादा मात्रा में पानी वगैरह गिरा है या फिर ज्यादा मात्रा में वर्षा हुआ है तो वातावरण में नमी रहेगा, और नमी रहेगा तो ज्यादा मात्रा में जंग लगेगा। और अगर विकृति, अगर पदार्थ हमारा अगर मुड़ा हुआ है तो वहां पर ज्यादा मात्रा में जंग लगने का संभावना रहेगा ना। अगर सीधा है तो जंग लगेगा, उसमें भी लगेगा, लेकिन मुड़ने की अपेक्षा उसमें कम लगेगा। बचाव में ये दोनों हो जाता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पक्का समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है भाई टॉपिक क्लियर। ठीक, तो टॉपिक क्लियर हुआ। अगर इसका नोट्स होना चाहते हो आप लोग भी इसका नोट्स ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले मैं तो यही आशा रखूंगा, पहले ही बोला हूं अभी भी बोला हूं, कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स पर। और अगर नए हो प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे को पता है बहुत बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो को देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ऐसा मत किया करो भाई, पहले सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से नया नया वीडियो रोज का रोज मिलता रहे। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, शानदार टॉपिक, मजबूती टॉपिक, सरल से सरल वीडियो। अब हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स में अगर डर लगता है कि नहीं सर न्यूमेरिकल टफ होता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। हम एकदम इजी से इजी कई हम लोग क्या लाएंगे भाई, न्यूमेरिकल लाएंगे। तो उस न्यूमेरिकल को देखने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और उसके साथ साथ जो वहां पर घंटी का जो बटन होता है उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर देंगे, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सर्वप्रथम आपके YouTube चैनल के सामने पेज पर जाकर के बैठ जाएगा, ताकि आप लोग पढ़ाई का आनंद ले पाए। ठीक, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, इसका नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इसको A to Z याद कर लीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, शानदार वीडियो में। ऑल द बेस्ट।